Sure, welcome you all. In this session, we will discuss many aspects of science. Just to begin with, शुरू करते हैं हम लोग. Motion, force, work, energy. राइट. चलिए मोशन शुरू करते हैं हम लोग. गति. गति का मतलब हुआ कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज इन पोजीशन of an object with respect to its surrounding. यानी कोई पिंड है या कोई बॉडी है, उसका जो इन्वायरमेंट सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग के सापेक्ष जो अगर उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, देन वी कॉल इट एज द मोशन. यदि नहीं होता है तो उसको हम रेस्ट कहते हैं. ठीक. अब जो मोशन की बात आती है, गति, तो गति को डिफाइन करने के लिए being defined in terms of से कुछ टर्म्स है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है. राइट. और यदि हम इसके कुछ रूल्स है, बीइंग गवर्न्ड बाय कुछ रूल्स है, जैसे हम कहेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, ये कुछ रूल्स होते हैं जिससे कि हम मोशन को डिफाइन करते हैं. अब यदि मोशन के प्रकार के बारे में जाने, गति के जो कितने प्रकार हैं, गति ट्रांसलेटरी हो सकता है. ट्रांसलेटरी यानी कहने का तो एक ही रेखा में चलेगा, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन. मोशन रोटेशनल भी हो सकता है. जैसे एक रेखा में चला तो रोटेशन, जैसे एक रेखा में चला तो स्ट्रेट लाइन हो गया, मान कोई पिंड यहाँ पर है, आई पिंड फिर आगे बढ़ा ऐसे, ये जो गति हुआ स्ट्रेट लाइन हुआ, ये हमारा ट्रांसलेटरी हुआ. रोटेशनल की बात आएगी, जैसे मान लिया जाए कि ये हमारे पास कोई एक्सिस है, ये कोई बॉडी है, हमारा बॉडी, ये बॉडी इस एक्सिस पे चार रोटेट करेगा ऐसे ऐसे अबाउट एन एक्सिस और पॉइंट, तो उसको हम कहेंगे रोटेशनल. राइट. और जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में जो विरोध होता है, उस विरोध को कहते हैं इनर्शिया. क्या बोलेंगे हम लोग? इनर्शिया, जड़ता. और जड़ता डिपेंड करता है मास पे, मास. और ये रोटेशनल मोशन की बात करें तो इस रोटेशनल मोशन में जो विरोध होता है उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ, कहते हैं जड़ता गुण. इसके लिए फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर. यहाँ पर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, जो रोटेशनल मोशन इनर्शिया कहलाएगा. मास जो है मास ऑफ द बॉडी हुआ, और R क्या है, हम लोग डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन.
जिसको हम रेडियस ऑफ जाइलेशन नहीं बोलते हैं, याद रखिएगा। तीसरे प्रकार का भी एक मोशन हो सकता है ऑसिलेटरी। ये जो टॉक है इन वेरी ब्रीफ है, याद रखिएगा। ऑसिलेटरी ऑसिलेटरी मोशन है, मान लिया जाए कि एक कोई बॉडी है और दो बिंदु है, एक मान लिया जाए ए है, ये बी है, राइट? इस दो बिंदु के बीच में यहाँ जाए, इधर से यहाँ आएगा, यहाँ से लौटेगा, यहाँ से फिर इधर जाएगा, फिर लौटेगा। सच काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन, राइट? जैसे आप देखते हैं कि अगर दीवार घड़ी होती है, दीवार घड़ी में जो पेंडुलम होता है, तो पेंडुलम ये टू एंड फ्रो करते रहता है, दैट इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, राइट? अब मोशन के बाद बात हम लोग चलते हैं, रिसर्च करते हैं मोशन के बाद फोर्स का। फोर्स फोर्स जिसको कहते हैं बल, हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बल। अब बल के बारे में जानिए, बल के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये पहला तो ये है कि फोर्स इज ए फैक्टर और ए रीजन that brings about a change in the state of the body। स्टेट का मतलब हुआ रेस्ट में है तो मोशन में। जैसे आपका साइकिल रुकी हुई है तो आपको रन करने के लिए, चलाने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट, ये साइकिल चल रही है तो उसे जब तक ब्रेक नहीं लगाएंगे तब तक साइकिल चलती रहेगी। तो दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द स्टेट ऑफ द बॉडी और tries to change। बल को याद रखिएगा, बल किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है अथवा लाने की चेष्टा करता है। जैसे दीवार पर आप करते रहेंगे तो दीवार में परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप छोटे प्रयास करते हैं, हल्का सा बल लगाते हैं तो बल दोनों काम करता है, या परिवर्तन लाता है या फिर लाने की कोशिश करता है। हो गया। अब आते हैं हम लोग फिर फोर्स। फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ये सदिश राशि क्या है? फोर्स सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला होगा फोर्स के लिए होता है P इज इक्वल टू एम इंटू एफ। यहाँ पर हमारा P फोर्स हुआ, एम मास ऑफ द बॉडी हुआ, और एफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यू टू फोर्स अप्लाइड। यदि हम बात करते हैं, यदि हम आएंगे यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें, यूनिट, ऑफकोर्स यहाँ पर ऐसा यूनिट की बात करते हैं, एम क्या होगा? किलोग्राम में होगा। एफ की इकाई जो एक्सेलरेशन की वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा? ये दिस इज कॉल्ड न्यूटन। न्यूटन इज द SI unit of force। न्यूटन इज द SI unit of force which is defined as kilogram meter per second square, Newton। Okay।
अब जब पांचवा है कि फोर्स के टाइप्स, फोर्स के प्रकार। जैसे फोर्स के जो प्रकार हो सकते हैं, ग्रेविटेशनल, इस तरह मैं पेज ही ले लेता हूँ। ये फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर, प्रकृति में जो बल लगते हैं वो कौन कौन से, मैं तो बता दूं आपको। यानी कहने का तो फोर्स की हम बात कर रहे हैं ना। फोर्स में हमारा जो हो गया, एक हो गया ग्रेविटेशनल, कौन सा हुआ, ग्रेविटेशनल, यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इसका कारण होता है मात्रा, मास, ड्यू टू मास। पिन में जो मात्रा होती है उस मात्रा के कारण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पैदा होता है, ठीक है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो F इज इक्वल टू V इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। सो कहते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा जो फोर्स होगा हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुम्बकीय। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का जो कारण होता है, चार्ज होता है, इसमें टू चार्ज बॉडीज जो लगे हैं, ठीक है। और यदि हम इसकी भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फोर्स हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय जो फोर्स होता है चार्ज पर निर्भर करता है। जैसे प्लस प्लस के बीच में हो सकता है, प्लस माइनस के बीच में हो सकता है, माइनस माइनस के बीच में हो सकता है। प्लस प्लस के बीच में जो होगा क्या होगा, रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। माइनस माइनस के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्स आते हैं, वह है वीक इंटरेक्शन, वीक फोर्स भी हम कह सकते हैं इसको, कमजोर, ठीक है। ये जो होगा वीक, ये जो आपका वीक 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 फोर्स है ये। और नेक्स्ट एक और फोर्स है हमारा, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये responsible to bind nucleons together। इसी कारण से क्या होगा ना कि जो न्यूक्लियस रहता है, एटम में पता है आपका कि एटम का जो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये इसके चार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ऑर्बिट में। के सेल हो गया, एल सेल हो गया, एम सेल हो गया, एन सेल हो गया। और यहाँ प्लस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन की। अब क्या है कि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, पी तो प्रोटॉन तो प्लस है। अगर मान लिया जाए कि यदि हम सोडियम की बात करते हैं तो क्या होगा, Na में 11 प्रोटॉन है। अब सोचिए कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज है, फिर विकर्षण होगा, प्रोटॉन तो ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाएगा। यही जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल टू बाइंड द न्यूक्लियंस टुगेदर। न्यूक्लियंस का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर जॉइंटली कॉल्ड एज द न्यूक्लियस, ठीक है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स माना जाता है नेचर का। जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है। और वीकेस्ट फोर्स जो होता है फिर ग्रेविटेशन है। दिस वन इज द वीकेस्ट, क्या है, ये सबसे कमजोर है। और ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं
कि वर्क वर्क का मतलब हुआ कि जैसे अगर हम इसका फॉर्मूला की बात कर रहे वर्क का, तो होता है कि W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। एफ जो हुआ ये आपका जो है डॉट प्रोडक्ट है, एफ जो है फोर्स वेक्टर है और डी जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको हम लिखेंगे ऐसे एफ डी कॉस थीटा। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई बॉडी है, राइट, और बॉडी जो है यहाँ से यहाँ तक आता है, ए से बी तक जाता है, और बॉडी पर जो फोर्स लगता है मान लिया जाइए हमारा एफ फोर्स है, यहाँ डिस्प्लेसमेंट है डी, और दोनों के बीच का ही एंगल हमारा थीटा, याद रखिएगा। तो वर्क क्या है? वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर प्रोडक्ट भी कहते हैं, अदिश गुणनफल। तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रिमेंबर, ठीक है। अब इसी में क्या है, यदि आप देखिएगा कि थीटा के मान को 0 कर दीजिएगा, थीटा का मान 90 डिग्री कर दीजिएगा, 90 डिग्री थीटा का मान हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। 0 डिग्री से हो जाएगा तो क्या होगा? एफ इंटू डी हो जाएगा, यानी बल गुना दूरी हो जाएगा, ठीक है। और किसी अगर 45 डिग्री पर होगा तो उसी के अनुसार cos 45 डिग्री का मान ले लीजिएगा। ये दिस इज ऑल अबाउट दी वर्क। वर्क का मतलब हुआ कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी यदि किसी वस्तु पर बल लगता है, वो वस्तु विस्थापित हो जाता है, तो वो क्या होगा? काम कहा जाता है, फिजिक्स में काम हुआ। लेकिन क्या है, आप देखिएगा कि अगर सिर पे कोई बोझ लेकर चलता है तो वो कोई काम नहीं करता। अगर फिजिक्स का भाषा को देखेंगे, इफ someone carries load over his head, he or she is not doing any work। रीजन क्या होता है कि जो जो सिर पे वजन आप लेके जाते हैं, उसका जो है हमारा परिंटर डायरेक्शन में है, क्षैतिज दिशा में जा रहा है, लेकिन उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है और 90 डिग्री पर है। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि अगर हम 90 डिग्री कर देंगे, cos 90 0 होता है और सिस्टम क्या होगा? कोई वर्क नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी आदमी सिर पे बोझ लेकर चलता है तो वह कोई नहीं काम करता है। नो वर्क इज डन, right? In the light of the science of the physics, no work is done if someone carries load over his or her head. Okay? यदि हम बात करते हैं कि अगर इसकी इकाई की एसआई यूनिट की, तो आप देख लीजिए एफ जो क्या होता है? न्यूटन होता है फोर्स। डी क्या होता है? एसआई में मीटर होता है, एंड न्यूटन मीटर इज कॉल्ड जूल, कहते हैं हम लोग जूल। तो याद रखिएगा, कार्य की इकाई एसआई यूनिट क्या है? जूल है, और जूल का मतलब हुआ न्यूटन मीटर। अब देखिए एक चीज आप, कि जैसे अभी मैंने बताया कि इससे पहले मैंने फोर्स बताया था, फोर्स के 4 प्रकार बताया था मैंने। 4 में क्या हुआ? एक बताया था ग्रेविटेशनल। तो जैसा नेचर होगा वैसा ही वर्क होगा। नेचर ऑफ फोर्स डिसाइड्स द नेचर ऑफ वर्क। जैसा नेचर होगा फोर्स का होगा। यदि मान लिया जाए फोर्स ग्रेविटेशनल है, तो वर्क भी क्या होगा? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा ही क्या होगा? ग्रेविटेशनल वर्क हो जाएगा। यदि हमारे पास जो है टेक्नोमैटिक हो जाएगा, टेक्नोमैटिक फोर्स वर्क भी हो जाएगा वैसा ही। यदि न्यूक्लियर फोर्स होगा तो न्यूक्लियर वर्क हो जाएगा। याद रखिएगा कि नेचर ऑफ फोर्स डिसाइड द नेचर ऑफ द वर्क। जैसा बल होगा वैसा ही आपका वर्क होगा, रिमेंबर, ठीक है। वर्क क्या है हमारा? और पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विस्थापन हो गया तो वर्क पॉजिटिव है, उसके अगेंस्ट में हो गया तो नेगेटिव है। दिस इज ऑल अबाउट द वर्क, क्लियर। अब क्या है कि वर्क के बाद आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी की बात करें तो अगर फॉर्मूला हम देखेंगे, तो जो हमारा
वर्क का जो फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब यदि तो थीटा को जीरो कर देंगे तो सीधे ये हो जाएगा F इंटू डी इफ थीटा इक्वल जीरो। थीटा जीरो का मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए कि इस दिशा में ही बल लग रहा है और इसी दिशा में हमारा विस्थापन, देन थीटा इक्वल जीरो। ठीक है। अब क्या है कि एनर्जी जो हुआ तो जो डेफिनेशन बात करेंगे हम लोग, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या करेंगे हम लोग, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। आप जानते हैं एनर्जी तो क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, हीट एनर्जी हुआ, मैटिक एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी हुआ, एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी हुआ, एनर्जी हाईवे एनर्जी हुआ, जल विद्युत हुआ, फिर सोलर एनर्जी हुआ, यदि अब जियो थर्मल एनर्जी हुआ। तो बिना एनर्जी का तो कोई लाइफ संभव ही नहीं है। जैसे एवरी डे सम डे और द अदर डे वी टॉक ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी हुआ, गैस पे खाना बनता है, इलेक्ट्रिक ओवन पे है, तो विदाउट एनर्जी नथिंग कुड बी पॉसिबल। एंड दैट्स व्हाई किसी न किसी तरीके से वी टॉक ऑफ एनर्जी एवरी डे, राइट। हियर इज द साइंटिफिक प्रिंसिपल रिगार्डिंग एनर्जी, जिसकी हम बात करते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ वर्क, कार्य करने की क्षमता होती है, उसको एनर्जी कहते हैं। अब एनर्जी का जो फॉर्म आएगा, अब एनर्जी का क्या है ना कि एक विशेषता ये होती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट बी, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना तो ऊर्जा को हम पैदा कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स एनर्जी कैन बी transformed in different forms, या ऊर्जा के रूपों का रूपांतरण होता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम आप देखते हैं कि रूम में ही प्रकाश से बल्ब जलता है, क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी। ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से हमारा क्या होगा कि उल्टा भी कर सकते हैं, लाइट को हम इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही बात होती है। यदि हम चाहें तो हीट को इलेक्ट्रिसिटी में बदल सकते हैं। ये थर्मोआयनिक एमिशन हुआ, तो डिफरेंट तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युतीय ऊर्जा को चुंबकीय में बदल सकते हैं, मैग्नेटिक को फिर हम इलेक्ट्रिकल में बदल सकते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा से ही हम क्या है, बिजली बना लेते हैं, सोलर एनर्जी हुआ, कन्वर्सन ऑफ सन एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। कहने का अर्थ है कि ऊर्जा का डिफरेंट रूप होता है, वो चेंज होता है, लेकिन एनर्जी को क्या है, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यही हुआ। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। जैसे अब आते हैं एनर्जी का, मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। एक होगा काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी जो फॉर्मूला होता है 4/2 m × v²।
ए मास वी वेलोसिटी, यानी मौसम के चलते जो एनर्जी डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी का हुआ कि एरोप्लेन चल रहा है, साइकिल चल रही है, कार चल रहा है, तो जो गति के चलते जो वो आता है एनर्जी, उसको कहते हैं काइनेटिक। और दूसरा हमारा जो है पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा, ये होता है ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक बाल्टी पानी को ग्राउंड फ्लोर से उठाकर छत पे आप डाल देते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे, तो बड़ी बाल्टी में जो ऊंचाई के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। जैसे हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी की जो फार्मूला की बात आएगी तो होता है m इंटू जी, यहाँ पर m क्या है, मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। जैसे मान लिया जाए कि ये हमारा अर्थ का सरफेस है, अर्थ सरफेस, और इसकी ऊंचाई से, अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पे मान लिया जाए कि हमारे पास ये बकेट है जिससे पानी भरा हुआ मान लिया जाए। अगर मैं डायग्राम बना देता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे कि ये बकेट है, इससे पानी भरा हुआ है, और ये पृथ्वी सतह से मान लिया जाए ये अर्थ सरफेस, और यहाँ पर बकेट है विथ फुल ऑफ वाटर बाल्टी। तो इसमें जो ऊर्जा होगी संचित, और ये मान लिया हाइट है ये h, इसकी मात्रा m है, तो इसमें जो संचित ऊर्जा होगी उसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी, mgh। m इसकी मात्रा होगी, मास ऑफ वाटर इन बकेट, h हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करें तो g जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, एक और आता है कि मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, और इसके लिए आइंस्टीन ने आइंस्टीन्स मास एनर्जी फॉर्मूला वह हमारा E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर जूल। अब क्या है, डेल्टा m क्या है, चेंज इन मास है, और मास दोनों हो सकता है। C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, और E एनर्जी, यानी कहने का अर्थ हो कि मास में यदि सी स्क्वायर से आप गुणा कर देंगे देन यू विल गेट द एनर्जी इक्विवेलेंट। ये वेरी फेमस इक्वेशन फ्रॉम द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय द आइंस्टाइन। ये बात ये आई कि यदि हमारा क्या कोई न्यूक्लियस जो बनता है ना, तो न्यूक्लियस की मात्रा, न्यूक्लियस कैसे बनता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बनता है। तो अब होता क्या है कि जब न्यूट्रॉन की मात्रा को जोड़ लीजिए, प्रोटॉन की मात्रा को जोड़ लीजिए न्यूक्लियस बनने के पहले, वह मात्रा, अब न्यूक्लियस बन जाता है तो न्यूक्लियस की मात्रा को आप निकालिए, तो पाइएगा क्या कि न्यूक्लियस बना हुआ जो न्यूक्लियस है उसकी मात्रा हमेशा क्या है, न्यूक्लियस को बनाने वाले न्यूक्लियन से कम होती है। तो एनर्जी जो लॉस हुआ वो कहाँ गया, एक्चुअली लॉस तो हो नहीं सकता,
क्योंकि यह क्या होगा, कंजर्वेशन प्रिंसिपल को वायलेट करेगा, बिकॉज द मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जैसे एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और इसी डिस्क्रिपेंसी को मीट करने के लिए देयर इज ए फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस एक्सप्रेशन, E is equal to delta m into c square और m into c square, राइट। अब एक चीज और इसमें ऐड ही कर देता हूं, मैं पावर की बात करता हूं। पावर, शक्ति, इसको क्या बोलते हैं? शक्ति का मतलब हुआ रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कार्य करने का दर होता है, उसको शक्ति कहते हैं। तो दर का मतलब हुआ कि अगर शक्ति को हम मान P से बोल देते तो P इज इक्वल टू W बाई टी, राइट। W वर्क हो गया आपका, T टाइम हो गया, ठीक है ना। तो P की क्या इकाई हो जाएगी? W बाई टी का मतलब होता है, इसकी इकाई तो जूल होती है वर्क की, और T का सेकेंड हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। दिस इज कॉल्ड वाट, दिस इज यूनिट ऑफ पावर। ऑफ कोर्स ऐसा यूनिट, यूनिट ऑफ पावर। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जैसा एनर्जी होगा वैसा ही क्या होगा, वर्क होगा, वैसा ही जैसा फोर्स होगा वैसा ही वर्क एनर्जी होगा, वैसा ही पावर होगा। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल पावर, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक पावर, न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर पावर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल पावर, wind energy, wind power, solar energy, solar power. Okay, so this is how you can think of power. That's all for this talk. Thanks for giving me patience listening. All the best.